So this is Anju Duhan in front of you, and in today's lecture we will study about the Michelson and Stale experiment. हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने अपने लास्ट लेक्चर में रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, एंड हमने रेप्लिकेशन के लिए 3 मॉडल का बात किया था. दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन एंड द डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, मोस्टली ये फॉलो होता है. तो उसके बाद क्या हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो वॉटसन एंड क्रिक थे उन्होंने बता दिया, बट लेटर ऑन उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का क्या मतलब है कि जो पहले ये तो हाइपोथेसिस तो बना दी गई कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, बट उसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कैसे हमको एक्सपेरिमेंटल, हमें कोई भी अगर हम हाइपोथेसिस देते हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है तो हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होती, हमें उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए मिचेल्सन एंड स्टेल जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया. ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बेसिकली किसने दिया था? मिचेल्सन एंड स्टेल, MESEL, मिचेल्सन एंड स्टेल, एंड दिया कब था? 1958. ठीक है, सो मिचेल्सन एंड स्टेल ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था फॉर द सेमी कंजर्वेटिव, किसके लिए? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिचेल्सन एंड स्टेल ने दिया था 1958 में फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन. ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया था? सबसे पहले ई कोलाई सेल्स पे वर्क हुआ था, एंड देन लेटर ऑन ह्यूमन सेल्स पे भी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें दिख गए थे. ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? उन्होंने ई कोलाई सेल्स लिया. ठीक है, ई कोलाई सेल्स को ग्रो करवाया, एंड देन उनमें जो DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, जो ई कोलाई सेल्स का जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज 20 मिनट, यानी वो 20 मिनट में रेप्लिकेट कर जाते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया? उन्होंने ई कोलाई लिया, और उनका जो रेप्लिकेशन टाइम होता है दैट इज नियरली 20 मिनट्स. ठीक है, देखो हमारा जो DNA होता है, DNA में नाइट्रोजन होता है. ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने इस ई कोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जहाँ पे कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था. हमारे पास 2 आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, एक 15N और एक 14N. जो 14N होता है दैट इज द लाइटर आइसोटोप, and this 15N is the heavy isotope. Clear है? And these 15N and 14N these are not the radioactive isotope. रेडियोएक्टिव नहीं होते. रेडियोएक्टिव कौन से होते हैं? जो फ्लोरिश करते हैं. ठीक है, लेकिन जो 15N and 14N है these are not radioactive isotope. तो हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे? इनको हम सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. 15N जो कि हैवी आइसोटोप है वो नीचे आएगा, और 14N जो कि लाइटर आइसोटोप है वो ऊपर आएगा. क्लियर है? तो उन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिए, 15N एंड 14N. ठीक है, फिर उन्होंने क्या करवाया? फर्स्ट जो सेट था उसमें उन्होंने ई कोलाई को हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन पे ग्रो करवाया. ठीक है, तो क्या करवाया उन्होंने? सबसे पहले ई कोलाई सेल को ऑन टू दी हैवी आइसोटोप उन्होंने क्या लिया? बेसिकली 15NH4Cl एंड 14NH4Cl. ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ई कोलाई को इस वाले मीडियम में, यानी वो मीडिया जिसमें कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, उसमें ग्रो करवाया फॉर द अनलिमिटेड टाइम. ठीक है, तो अगर उसने इस मीडिया में सबसे पहले ग्रो करवाया फॉर द अनलिमिटेड टाइम, तो ई कोलाई के अंदर जो DNA है उसके अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो सब क्या आएगा? हैवी आएगा, है ना. तो सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर ग्रो करवाया. तो अगर इसके ऊपर ग्रो करवाया ऑन टू दी हैवी आइसोटोप, मतलब वो मीडिया जिसमें कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, तो ई कोलाई का जितना भी DNA है उसके अंदर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ से DNA को सेपरेट किया, यानी DNA को एक्सक्रीट किया. ठीक है, तो इसकी जो दोनों स्ट्रैंड होंगी इस वाले में, वो दोनों क्या होंगी? 15N वाली होंगी. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? इसको एक
सीजियम क्लोराइड का बेसिकली एक ग्रेडियंट होता है CaCl, सीजियम क्लोराइड। क्योंकि ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है तो इनको हम सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड का एक कॉलम लिया एंड उसके अंदर ये DNA लिया एंड देन उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेस्ट ट्यूब उसमें जो 15N का बैंड है वो यहाँ आया नीचे, हैवी आइसोटोप है ना, तो यहाँ पे बैंड आया एंड दिस इज 15N वाला, ठीक है। दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने सबसे पहले किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ई कोलाई को ट्रांसफर कर दिया इनटू द मीडिया कंटेनिंग लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इस वाले मीडिया जो कि सेकंड मीडिया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। देखो 15NH4Cl वाले से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इसमें, और टाइम कितना, 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स में क्या होगा, उसका एक डिवीजन साइकिल यानी एक रेप्लिकेशन के लिए से 20 मिनट चाहिए ई कोलाई को, ठीक है। तो क्या होगा, 20 मिनट्स में रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या था कि वो इस पे ग्रो करवाया, फिर सेकंड में क्या किया, इसमें ग्रो करवाया। तो जब वो यहाँ पे आया, मतलब 20 मिनट्स के लिए उसको टाइम दिया गया टू ग्रो ऑन टू द लाइटर मीडिया, ठीक है। फिर क्या होगा, बेसिकली यहाँ वाली स्टेज पे जब उन्होंने इस वाले यानी 20 मिनट्स के बाद उसे जब उसका DNA एक्सक्रीट किया तो क्या मिला उनको एक बैंड तो नीचे मिला और एक बैंड उसके ऊपर एक बैंड मिला उनको यहाँ पे, ठीक है, डेट इज 14N 15N, ठीक है। उनको नीचे कोई बैंड नहीं मिला, फर्स्ट सेट में जो उनको बैंड मिला था उससे थोड़ा सा ऊपर उनको एक बैंड मिला, ठीक है। एंड जब उन्होंने इसको कंटिन्यूसली ग्रो करवाया ऑन टू दिस लाइटर मीडिया 20 मिनट्स तक, एक बार तो क्या सी, फिर से देखो, सबसे पहले उन्होंने 15N वाले पे ग्रो करवाया फॉर द अनलिमिटेड टाइम, DNA एक्सक्रीट किया तो एक ही बैंड आया 50 सबसे नीचे सीजियम क्लोराइड में। फिर उन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया ऑन टू दिस मीडिया एंड उसको ग्रो करवाया फॉर द 20 मिनट्स एंड फिर उससे DNA लिया तो एक बैंड आया जो कि थोड़ा सा ऊपर था फर्स्ट बैंड के कंपेरिजन में। एंड फिर उन्होंने थर्ड में क्या किया, उसको इसी लाइटर आइसोटोप वाले मीडिया में ग्रो करवाते गए फाइनली। एंड उनको क्या मिला, जो ये थर्ड था उसमें उनको क्या मिला, जो टेस्ट ट्यूब था उसमें एक बैंड मिला ऊपर एंड एक बैंड मिला यहाँ, ठीक है। तो जब हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट को, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड सेट, जब इन तीनों टेस्ट ट्यूब को अगर मैं एक साथ लगाऊं टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। जो फर्स्ट सेट था उसमें क्या था, एक बैंड था, दिस इज फर्स्ट वाला जब उन्होंने हैवी आइसोटोप पे ग्रो करवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में उनको क्या मिला, आफ्टर 20 मिनट्स जब उन्होंने NH4Cl 14 वाले में ग्रो करवाया तो उनको क्या मिला, एक बैंड उनको यहाँ मिला, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 20 मिनट्स और ग्रो करवाया ऑन टू दिस 14 NH4Cl तो उनको बैंड कहाँ मिला, उनको बैंड मिला यहाँ पे, और ये जो ये वाला पोजीशन था यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो पहले जब उन्होंने हैवी आइसोटोप पे ग्रो करवाया था तो एक बैंड यहाँ पे मिला था, फिर उसके बाद जब दूसरा मिलाया था तो उनको यहाँ मिला था एंड जब थर्ड सेट में उनको दो बैंड मिले थे। तो जो ये सबसे नीचे वाला था दिस इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाला, जो इससे ऊपर मिला मतलब इस बैंड का डेंसिटी इससे कम है तभी तो ये थोड़ा सा ऊपर आया। तो ये क्या था 15N 14N एंड ये दोनों सेम बैंड है तो ये क्या हुआ 15N 14N और इससे भी ऊपर है, मतलब ये वाला जो बैंड है ये इससे भी लाइट है तभी तो ऊपर है एंड दिस इज 14N। तो इससे हमें समझ आ गया ना कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था कि जब 20 मिनट्स तक एक ही साइकिल को हमने दिया उसको टाइम तो क्या हुआ कि सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ऐसा था जिसमें कि लाइटर आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट हुआ, लेकिन फिर उसको दोबारा 20 मिनट्स दिया तो एक पूरा सेट ऐसा आ गया जिसमें कि लाइटर है और एक ऐसा आ गया जिसमें कि सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ये हमको 3 बैंड मिले। अगर मैं इनके DNA भी आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं तो सपोज दिस ब्लैक वन वाला इज द हैवी आइसोटोप, यहाँ पे क्या हुआ 15N, ठीक है। उसको 20 मिनट्स के लिए ग्रो करवाया ऑन टू द लाइटर मीडिया तो क्या हुआ इसमें एक स्ट्रैंड जो है
वो क्या आ गया, लाइटर वाला आ गया, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो क्या आ गया, हैवी वाला आ गया। मतलब 20 मिनट्स के बाद जो यहाँ पे डीएनए आया, दो टाइप के, जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा तो क्या होगा, देखो जब ये वाला डीएनए है ये रेप्लिकेट होगा तो क्या होगा, अगर सेमी कंजर्वेटिव है तो ये हो गया, ठीक है ना। ब्लू वाला इज 14N एंड दिस ब्लैक वाला इज अ 15N, ठीक है, ये 15N हो गया और ये क्या हो गया, 14N हो गया। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जब उसको हैवी आइसोटोप पे ग्रो करवाया था तो एक बैंड आया था, लेकिन जब हमने उसको लाइटर आइसोटोप पे ग्रो करवाया तो क्या हुआ, सेमी कंजर्वेटिव में यही तो होना था ना कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज, ठीक है। तो हमको ये दो मिले और हमारा जो बैंड है वो भी उसी अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा था और यहाँ पे ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, 15N 14N है, ठीक है। जब हमने इसको एक साइकिल और हुआ तो ये वाले रेप्लिकेट हुए और ये वाले रेप्लिकेट होके क्या होंगे, देखो अब ये वाला है ना, ये वाला रेप्लिकेट होगा, ये वाला रेप्लिकेट होगा तो क्या बनेगा, दो बनेगा, एक में क्या होगा, पूरा ब्लू बनेगा और दूसरे में क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव वाला रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला स्ट्रैंड पे न्यू सिंथेसाइज होगा और यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला स्ट्रैंड पे, तो यहाँ पे तो दोनों 14N होंगे और यहाँ पे एक 14N और एक पेरेंटल वाला 15N होगा। इसकी वजह से यहाँ पे दो बैंड आए, इसकी वजह से यहाँ पे एक बैंड आया, यहाँ पे दो हैं जिनका इंटरमीडिएट डेंसिटी है, उसकी वजह से यहाँ पे एक बैंड आया, लेकिन ये वाला जो बैंड है ये इससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले रेप्लिकेट करेंगे आफ्टर 20 मिनट्स, ये बनेगा तो उसमें एक पूरा का पूरा लाइटर वाला बनेगा जिसकी वजह से ये वाला बैंड आया और एक वही बनेगा इंटरमीडिएट वाला जिसकी वजह से ये बैंड आया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, मिसेल्सन एंड स्टेल ने, कि जो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला था कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन था वो सही था, बिकॉज हमें एक्सपेरिमेंट्स में भी मिल गया कि यस दिस मोड ऑफ कंजर्वेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड में हमको समझ आ गया कि वो हाफ कंजर्व था, क्यों, बिकॉज उसका डेंसिटी जो पहले वाला था उससे थोड़ा ऊपर था एंड जो थर्ड वाला था उसमें हमें एक थर्ड बैंड और मिल गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मिसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। क्यों दिया था, टू गिव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, क्लियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, द मशीनरी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल अदर थिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।